हेलो बच्चों, तो चलिए आज हमारा है वीडियो नंबर सेकंड वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस को फिजिक्स का जो हमारा है क्लास 10 साइंस का वो हम कवर करेंगे। और ये समझ लो ये वीडियो ऐसा है, अगर आपने पिछले जो आपका समय है वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो है ये। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ समझ लेना 100 to 100% इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में फंसेगा। और जो बच्चे वीडियो स्किप करेंगे ना, समझ लेना आपने नंबर स्किप कर दी है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है, अच्छे से इसको अपना क्वेश्चन आंसर तैयार करिएगा और अच्छे से नोट भी करिएगा। चलो पहला सवाल हम अपना पढ़ेंगे और आपको क्या करना है, जैसे ही मैं सवाल पढ़ूंगी आपको अपना आंसर अपने मन में सोचना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो पहला सवाल हम देखते हैं क्या पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपसे इस पर भी सवाल बन सकता है कि क्या प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? अब इसका आपको अगर पता लगाना है कि होता है या नहीं, तो आपके सामने क्वेश्चन है निर्वात। निर्वात मतलब वो होता है जहाँ पे हवा नहीं होती, हवा ही तो मेन माध्यम होता है। जहाँ पे हवा ही नहीं, जब वहां पे प्रकाश की चाल इतनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन है आपके सामने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या चौथा है 3 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखो दोनों तो नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि 7 और 2 है। पावर 8 होती है मालूम है, लेकिन पावर में 8 में प्लस रहता है या माइनस रहता है, तो प्लस रहता है, इस पर कंफ्यूज मत होना। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। अब देखो ये जो तरंग दैर्घ्य होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक, तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की 10 से 80 एंगस्ट्रॉम, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, या फिर 4000 से 80,000 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है क्या? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2, h/3, h/4 या h/5? तो देखो समतल दर्पण क्या होता है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपने अपना चेहरा देखा, कंघी किया, ठीक है, आप किसी मॉल में गए, बड़ा सा शीशा लगा, आप वहां पे अपने आप को देख रहे हैं, तो ये सभी क्या होता है? समतल दर्पण होते हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ, घर के शीशे में आप अपने पूरे शरीर को देख पाते हो? नहीं, लेकिन जो बड़ा शीशा रहता है आप उसमें देख लेते हो आसानी से। तो ये रीजन होता है, अगर कोई शीशा समतल दर्पण है तो अगर आपको पूरे अपनी हाइट को उसमें देखना है तो आपकी हाइट का तो वो जो शीशा है ना वो आपकी हाइट का बिल्कुल जस्ट आधा होना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन आपकी हाइट का आधा होना चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अपना पूरा शरीर उस शीशे में नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब ये, अगर आपकी ऊंचाई h है तो शीशा कितना बड़ा होना चाहिए? मिनिमम h/2, मतलब आपकी लंबाई का जस्ट आधा होना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? धारा, जनित्र, मोटर या नन? तो करेक्ट आंसर जनित्र होता है। ठीक, चलो आगे सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं फैराडे, थॉमसन, ऑरेस्टेड या एम्पियर। तो एम्पियर तो तैरने का नियम इन्होंने दिया था, थॉमसन तो इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फैराडे ने क्या दिया था? फैराडे ने बताइए क्या दिया था? फैराडे का नियम मालूम है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने की थी। छठा क्वेश्चन, डायनमो उत्पन्न करता है क्या? चुंबकीय बल, विद्युत वाहक बल या नन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है कौन? डायनमो उत्पन्न करता है। अगला सवाल देखेंगे, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 5 × 10⁻⁻19, जे मतलब जूल है यहाँ पे। 4 × 10⁻⁻19 जूल, 4 × 10⁻⁻19 कुलाम है। देखो मात्रक में डिफरेंट है, 4 × 10⁻19 कुलाम होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻19 जूल रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत इस्त्री की वो बाह्य सतह जो होती है उसकी जो परत रहती है वो किस चीज की बनी होती है? नाइक्रोम, क्रोमियम, लोहा या फिर नन?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम की बनी रहती है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, अवतल दर्पण क्या होता है, अपसारी प्रकृति का, अभिसारी प्रकृति का, दोनों या फिर नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन। क्यों, क्योंकि जो अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है ये दोनों किसमें होती है, दर्पण में नहीं होती, लेंस के अंदर होती है। अब कौन से लेंस, अब जो अभिसारी प्रकृति क्या है, अभिसारी वो होता है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर पॉइंट कर देता है, लेकिन अपसारी वो होता है जो अगर प्रकाश लेंस के अंदर आए तो उसको दूर दूर फैला देता है, तो ये अपसारी होता है। और अभिसारी क्या होता है, प्रकाश किसी लेंस के अंदर गई तो एक जगह पर केंद्रित हो जाती है जाकर के, ठीक है, तो ये अभिसारी प्रकृति होती है। और ये दोनों किस में होती है, लेंस के अंदर। अगला सवाल, यूनिट की संख्या आप अगर कोई बतानी है कि यूनिट क्या होगा, आपको यूनिट की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, वाट गुणे 1000, वाट गुणे जूल बटे 1000, वाट गुणे घंटा बटे 1000, या फिर वाट घंटा गुणे वाट बटे 100। देखो सारे जो ऑप्शंस हैं सिमिलर है। अब यहाँ पे वो बच्चा फंस जाएगा जिसने रट्टा मारा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ रट्टा ना मारो, जो चीज आप पढ़ रहे हो परफेक्टली पढ़ो। अगर किसी लैंग्वेज में भी आपसे वो सवाल पूछा गया हो तो आप तुरंत उसका आंसर कर लीजिए। अगर रट्टा मार के जाओगे, अगर ऑप्शन इस तरीके से आपको मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वाट गुणे जूल 1000, आप कोई बच्चे याद क्या करते हैं, बटे जहाँ 1000 होगा वही आंसर रहेगा, हम तो ऐसे याद करके चले गए, लो दोनों ऑप्शन 1000 हो गया, आप क्या करोगे, गड़बड़ हो गई ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाट है गुणे घंटा है, नीचे नहीं पता हमें क्या है, अब देखो वाट गुणे लेकिन जूल आ गया, तब क्या करोगे। तो इसीलिए रट्टा नहीं मारना, आपको जो पढ़ना है परफेक्टली पढ़ना है उसको, ताकि देखो क्या होता है ना, अगर आप 10 क्वेश्चंस को भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ते हो तो उसमें आगे गलती नहीं होती। अगर वही अब देखो सिलेबस तो उतना ही है, जो सवाल बनेगा सिलेबस के अंदर से बनेगा ना, बाहर से तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए जितना पढ़ो परफेक्ट पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाट गुणे घंटा बटे 1000। और देखो आपकी क्लास 10th का है, लेकिन जब बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं ना, जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, जैसे मैंने भी दिया है, तो उसमें क्या होता है इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समझ लो सीरीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है ना, कितना अच्छा। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सवाल क्या पूछा गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा है, ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, या फिर ए और सी दोनों, मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों। तो देखो कैसे करोगे, अब देखो अगर मालूम है आपको कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, दोनों आपके में है ना, दीप्त भी है अदीप्त भी है। दीप्त वो होता है जिसमें स्वयं की रोशनी होती है, किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अदीप्त क्या होता है, जिसको अन्य रोशनी की जरूरत पड़ती है, उनके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है। तो स्वयं की रोशनी किसके पास है, इसमें से देखो चंद्रमा के पास है कि सूर्य के पास है कि पृथ्वी के पास है या फिर दोनों के पास है। तो पृथ्वी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ग्रह है और कोई भी ग्रह की कैटेगरी में जो आता है उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है, इसीलिए उनको ग्रह कहा जाता है। ओके, अब जो चंद्रमा है ये तो ग्रह नहीं है, ये तो उपग्रह है, तो समझ में तो आता होगा। लेकिन देखो क्या चंद्रमा के पास अपनी रोशनी होती नहीं होती, सूर्य की जो रोशनी होती है वो जब उसके ऊपर पड़ती है तब चंद्रमा हमें चमकीला दिखता है। इसका मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसको किसी और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर खुद स्वयं की रोशनी होती है। चलो आगे नंबर देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होता है समतल पृष्ठ से, खुरदुरे पृष्ठ से, दोनों से, या कोई नहीं। तो कई बार आपने देखा होगा किसी किसी घर में क्या होता है, जो कांच की खिड़की लगी होती है वो थोड़ी चिकनी ना होकर के खुरदुरे टाइप में रहती है। क्यों, क्योंकि इससे जो प्रकाश का परावर्तन है वो सर्वाधिक होता है, किससे, खुरदुरे पृष्ठ से। क्यों, जब जैसे उस पर शीशे पे रोशनी पड़ी तो जब ज्यादा परावर्तन वहां से हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट वापस हर दिशा में फैल जाएगी, तो अंदर ज्यादा रोशनी नहीं जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर बनेगा। अगला देखो, अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रकृता त्रिज्या पर, ध्रुव पर, फोकस तल में, या अनंत पर। करेक्ट आंसर फोकस तल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या पूछा गया है क्या होगा, 20, 10, 40 या 60। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, बराबर r/2। f की वैल्यू दिया है क्या, 20 बराबर r/2, r की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणा करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल, सही संबंध है साइन आई बटे साइन आर बराबर के यहाँ पे क्या है, मतलब हम कह सकते हैं एक मान होता है, नियतांक होता है। साइन आर बटे साइन आई बराबर 1,
साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 या फिर नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 16 सवाल, निम्न में प्रकाश किसमें तेजी से गमन करेगा? जल में, बेंजीन में, केरोसिन में या क्वार्ट्ज में? करेक्ट आंसर जल में करेगा। देखो जल क्या है? एक सरल माध्यम है, लेकिन अगर हवा और पानी का कंपैरिजन किया जाए तो सघन माध्यम कौन सा होगा? पानी होगा। पानी और कांच में अगर कंपैरिजन करें सघन माध्यम कौन सा होगा? कांच होगा। तो अगर आपको सघन और विरल माध्यम पता है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। चलो इसी पे ऊपर एक सवाल भी है, देखो √2 का मान आपसे सॉरी यहाँ पे √2 होना चाहिए था ना, ये √2 का मान क्या होता है? 1.441, 1.442, 1.414 या नन। क्यों ये मैंने सवाल रखा है? क्योंकि जब अपवर्तनांक पे डायरेक्ट आपको सवाल आएगा ना तो वहां पे आपको हल करने में टाइम लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर लो जाओगे। तो और डायरेक्ट वैल्यू कई बार क्या होती है? √2 और √3 आ जाती है। √2 का मान और √3 का मान इसीलिए आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? 1.414, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जब प्रकाश जल से कांच में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है? अविलंब। एन से एन के पास आती है, दोनों होता है या कोई नहीं? तो कह रहा है जब प्रकाश जल से कांच में जाती है। जल क्या हुआ? जल और कांच में कौन सा सघन माध्यम है? कांच। विरल माध्यम कौन सा हो जाएगा? जल। लेकिन यही जल और हवा की बात करें तो जल सघन हो जाएगा और हवा विरल हो जाएगा। दोनों में क्या है? सघन माध्यम कांच। और प्रकाश कहाँ जा रही है? जल से कांच में, मतलब विरल से सघन माध्यम में जा रही है। अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अब जो प्रकाश की रोशनी होगी वो क्या होगी? अविलंब के पास आएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। UVF में संबंध क्या होता है? अब देखो ये लेंस के लिए है, U 1/V - 1/U बराबर है। लेकिन दर्पण में क्या होता है? यही चीजें प्लस में रह जाती है। ये 1/UV के बीच में प्लस रहता है, लेकिन लेंस में पूछा जाता है यहाँ पे माइनस रहता है। अब आपको सवाल पे देना है ध्यान ये कि अगर आप क्या पूछा है, दर्पण पूछा है कि लेंस पूछा। अगर लेंस बोलेगा तो आपको माइनस वाला टिक करना है, अगर जो है दर्पण वाला पूछेगा तो आपको प्लस वाला क्वेश्चन टिक करना है। ओके, ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्लस वाला। किसमें? दर्पण में। लेकिन माइनस किसमें? लेंस में रहेगा। अगला सवाल देखो, √3 का मान पूछा है। 0.3010, 0.3110, 3101.0, 3110.0। करेक्ट आंसर 0.3010 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ भाई, तो अब बताओ इसमें से कितने सवाल आपके सही हुए हैं? अगर 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ना तो समझ लेना एकदम तैयारी धाकड़ तरीके से। लेकिन अगर नहीं सही है तो सही करके जाना, क्योंकि अब आया हुआ एग्जाम में गलत नहीं करके आना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आते हैं पेपर में और हर कोई आपको बताता नहीं है ऐसी चीजें। तो इसलिए मैंने हर एक चीज अपनी तरफ से हर एक चीजें आपको बता दी है। आप मेहनत करने में मत चूकना। साल भर जो है वो सो चला गया, अब समय है एक्चुअल में मेहनत करने का। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, तेज तो रहते हैं, सब सोचते हैं बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन होता नहीं ऐसा। जैसा मेरे साथ हुआ है, मेरे क्लास में एक लड़की थी, बहुत ज्यादा तेज थी वो, लेकिन उससे ज्यादा नंबर मेरे आए थे। मैं उससे तेज नहीं थी उस समय पे। तो इसलिए बोलती हूँ, लास्ट टाइम में जो आपकी मेहनत है ना वही एक्चुअल रंग आपका रिजल्ट लेके आती है। लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना। साल भर जो गया वो गया, उसके बारे में सोचना नहीं है। अब लास्ट में जो है एक्चुअल पोजीशन पे जो है जहां पे हो वहीं से शुरू हो जाओ। देख लेना, मेरी बात का भरोसा रखना, अच्छे नंबर आएंगे आपके। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।